एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डीएनएफ ब्लॉक का दो टॉपिक कवर करेंगे और उनका नाम क्या है, एलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, तो एलॉयज का डेफिनेशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो किसी का भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और अ मेटल विथ अ नॉन मेटल। ठीक है, तो कभी भी अगर मेटल मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल के साथ अगर एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करे तो उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल विथ अ नॉन मेटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज। ठीक, अब देखो एलॉय बनाने का पर्पस क्या होता है। तो एलॉय बनाने का पर्पस ये है टू इनहेंस द प्रॉपर्टी। जो भी कोई चीज है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसकी प्रॉपर्टी को और बेटर बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टू इनहेंस द प्रॉपर्टीज। ठीक, ये होता है एलॉय का पर्पस। अब देखो, हमें समझना क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, इनकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है फॉर एलॉय फॉर्मेशन। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है ड्यू टू सिमिलर साइज। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना, एस और पी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जिनके साइजेस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में तुमने पढ़ा है कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड देन फिर 3D सीरीज में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो साइज सेम होने के वजह से हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल का यूज करते हैं फॉर एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप के एलॉयज होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा इंटरस्टिशियल एलॉयज और दूसरा होता है एक सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज। अब देखो, इसका नाम समझो और इसका मतलब समझो कि क्या मतलब इन एलॉयज का मतलब क्या होता है। इंटरस्टिशियल एलॉयज वो होते हैं जहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम अगर अरेंज होगा तो उसके बीच में क्या होता है। अब तुम्हें पता है कि एटम का साइज क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, एटम का साइज क्या होगा, स्फेरिकल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आयरन के एटम बना रही हूँ। ठीक, तो अगर ये आयरन के एटम है तो स्फेरिकल साइज में प्रेजेंट होंगे। तो ये इनका पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक, ये क्या है, आयरन का क्रिस्टल लैटिस है। अब क्या होता है, तुम्हें पता है कि स्फेरिकल साइज होने की वजह से यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, स्पेसेस प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल का मतलब ही क्या होता है, दो एटम के बीच का स्पेस। ठीक है, दो एटम के बीच का स्पेस। ठीक है, तो अब अगर इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करे, अगर कोई भी एक एटम आके लग जाए तो अब यहाँ पे दो दो चीजें प्रेजेंट है ना। मतलब एग्जांपल में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे पहले क्या था, ये आयरन का एटम है, ये आयरन के एटम्स प्रेजेंट है। तो अब अगर आयरन के एटम्स के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। तो अब अगर इन स्पेसेस पे क्या हो जाए, कार्बन आके लग जाए, इन स्पेसेस पे ये क्या लगे हुए, ये कार्बन के एटम लगे। तो अब अगर ये कार्बन के एटम लगे हुए ना, तो ये आयरन विथ कार्बन हमें क्या देता है, स्टील देता है। एंड स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो अब जो पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हुआ है किसका, आयरन का कार्बन के साथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, तो बात समझ आ गई, एलॉयज क्या होता है। और ये जो स्टील तुम्हें पता है आयरन विथ कार्बन क्या होता है, स्टील होता है ना। कभी भी अगर आयरन के साथ कार्बन कंबाइन करता है, कार्बन के एटम्स अगर कंबाइन करेंगे तो वो जो भी एलॉय हमें मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कि वो एलॉय कौन सा है, वो स्टील मिलता है। हमें समझ आया? अब तुम्हें पता चल गया कि स्टील किस टाइप का एलॉय है, इंटरस्टिशियल एलॉय है कि सब्स्टिट्यूशनल एलॉय है। तो ये कैसा होता है, इंटरस्टिशियल एलॉय होता है। क्यों? क्योंकि आयरन के एटम्स के बीच के स्पेसेस में क्या होता है, कार्बन आके उन स्पेसेस पे उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। समझ आया? तो आई होप ये बात समझ आई होगी तुम लोगों को। और एक और बात समझो, जो इंटरस्टिशियल एलॉय होता है ना, ये दो डिफरेंट साइज के एटम्स के बीच में बनता है ये एलॉय, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल एलॉय क्या होता है, यहाँ पे ये हटा देती हूँ मैं, ये यहाँ बाद में लिख दूंगी। इंटरस्टिशियल एलॉय किसके बीच में बनता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट साइज एटम, डिफरेंट साइज एटम। दो डिफरेंट साइज के एटम के बीच में जो एलॉय का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल एलॉय। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर तुम गौर करो तो मैंने तुम लोग को क्या समझाया था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल विथ अ नॉन मेटल। मतलब मेटल मेटल का कॉम्बिनेशन, चाहे मेटल विथ अ नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन को भी एलॉय कहते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो आयरन इज अ मेटल, आयरन क्या होता है, मेटल होता है, वाइल कार्बन क्या होता है, इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एलॉय ही तो बना रहे हैं। अब मैंने बताया था कि एलॉय का पर्पस क्या होता है, टू इनहैंस द प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इनहैंस हो रही है, तो तुम्हें पता है जो आयरन होता है ये पहला तो एक सॉफ्ट मेटल होता है, दूसरा आयरन की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि उसमें करोजन होता है। अगर टाइम के साथ उसे छोड़ दो, तुमने कोई एक आयरन की चीज बनाई है और उसे बाहर छोड़ दो, तो वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या होता है, करोड होने लगता है। करोड मतलब धीमे धीमे वो खत्म होने लगता है मेटल। तो ये उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, डिमेरिट होती है। तो उस डिमेरिट को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जब आयरन के साथ कार्बन को कंबाइन किया तो हमें जो यहाँ पे एलॉय मिला है स्टील। स्टील में क्या होता है, स्टील सबसे पहली चीज यहाँ पे हार्डनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो कोरोजन हो रहा था वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टील के बनने से, या जो स्टील का एलॉय है इसने क्या किया है, स्टील के एलॉय का पर्पस क्या है, इसने यहाँ पे हार्डनेस बढ़ा दी है। ठीक है। इसने यहाँ पे क्या की है, हार्डनेस बढ़ा दी है। समझ आ गया? तो आई होप इंटरस्टिशियल एलॉय कैसे, कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, तुम लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है। तो अब देखो दूसरा तुम लोगों को गौर करना है, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज। सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज, तुम्हें नाम से ही यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि किसी एक एटम को, किसी एक एटम का अगर क्रिस्टल लैटिस है तो उस क्रिस्टल लैटिस में से किसी एक को हटाकर उसकी जगह दूसरा एटम अगर अपने पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले तो जो भी फॉर्मेशन होगा, जो एलॉय बनेगा, उसी एलॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। ठीक है। तो खुद समझो यहाँ पे अगर कोई एक एटम क्रिस्टल लैटिस में से हट रहा है और उसके जगह कोई दूसरा एटम उसका जगह अगर ले रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए। दो डिफरेंट साइज वाले कभी भी सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल एलॉय किनके बीच में होता है, फॉर्म्ड बिटवीन, फॉर्म्ड बिटवीन सेम साइज, सेम साइज ऑफ एटम्स। ठीक है। समझ आ गया? और दूसरी बात क्या बताई मैंने, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम, व्हेन वन एटम substitutes, when one atom substitutes position of other atom। ठीक है, अदर एटम। ठीक। इसमें एग्जाम्पल में समझ लो, सब्स्टिट्यूशनल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ब्रास मान लो, जैसे ब्रास होता है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक। ठीक है। बोल्ट्स बनाने में यूज होता है। ब्रास का यूज कहाँ करते हो, नट बोल्ट, स्क्रू, यूटेंसिल्स, ये सब बनाने में क्या होता है, ब्रास का यूज होता है। ठीक है। बोल्ट्स, स्क्रू, यूटेंसिल्स, ये सब में क्या होता है, ब्रास का यूज होता है ना। तो बस तुम लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इंटरस्टिशियल एलॉयज क्या होता है। अब देखो हम कुछ एलॉयज देखेंगे जिनका बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको समझेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला देखो, हम स्टेनलेस स्टील को अगर देखें तो स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, आयरन विथ क्रोमियम एंड निकल। मतलब आयरन का क्रिस्टल लैटिस हो, उसमें क्या हो, कहीं कहीं क्रोमियम के एटम और निकल के एटम अगर उसे क्या करें, सब्स्टिट्यूट करके जो भी एलॉय बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील।
अब यहाँ पे क्या हो गया, जो कोरोजन वाली डिमेरिट थी वो हट चुकी है ना, तो इसी वजह से हम इसका क्या यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि अगर तुम सिर्फ आयरन का बनाओगे तो क्या होगा भाई, तुम्हारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब सर्जरी करने जाओगे या बहुत टाइम तक छोड़ दोगे तो जब देखोगे तो तुम्हारा वो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होगा सब क्या हो जाएगा, जंग लगा हो जाएगा, है ना। तो ये कोरोजन को हटाने के लिए इसको हमने बाकी दो मेटल्स के साथ मिक्स किया, ठीक। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन। दूसरा एक एग्जाम्पल है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन क्या होता है ना, ये एलॉय है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मैंगनीज और मैग्नीशियम का, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा रेशियो में क्या होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसका यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, लेकिन एल्यूमिनियम हमें पता है ऐसे तो क्या होता है, इट इज अ हेवियर मेटल। ड्यूराल्यूमिन यहाँ पे क्या करता है, जो ड्यूराल्यूमिन होता है ना, इट इज मच मोर हार्डर देन एल्यूमिनियम बट इट इज लाइटर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है, जैसे ज्यादा एल्यूमिनियम लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड तो है, इसका वेट भी ज्यादा होगा, लेकिन ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है, ये पहला तो एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, इट इज लाइटर देन एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या मिला है, एलॉय फॉर्मेशन से हमें हमेशा जो भी चीज मिलती है वो विथ बेटर प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे एयरक्राफ्ट्स में यूज करते हैं, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट्स में सिर्फ एल्यूमिनियम का यूज करोगे तो जो भी एरोप्लेन वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, उसका वेट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था। दूसरा होता है गोल्ड का एलॉय। जैसे गोल्ड कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं यूज किया जाता है, जैसे सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड, है ना। तो 24 कैरेट गोल्ड अगर प्योर फॉर्म में यूज करोगे, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है, तो ये नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी मोल्डिंग और कास्टिंग, मोल्डिंग एंड कास्टिंग डिफिकल्ट होती है ना, मतलब इससे अगर ज्वेलरी बनाना चाहोगे तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको दूसरे मेटल्स के साथ जैसे कॉपर के साथ मिला देंगे, ठीक है। तो अगर कॉपर के साथ मिला दोगे तो फिर भले ही उससे क्या कर सकते हो, उसकी मोल्डिंग और कास्टिंग करके तुम ज्वेलरी फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो सब में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी बेटर ही हो रही है। हर मेटल, जो भी पर्टिकुलर मेटल हमने यूज किया है या नॉन मेटल यूज किया है, उसका वो पर्टिकुलर डिमेरिट क्या हो जाता है, हट जाता है एलॉय फॉर्मेशन से, ठीक है। फिर हो गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड। ये क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है, स्टैचूज, कॉइन्स एंड शिप्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ब्रास किसका एलॉय है मैंने बता दिया। बाकी तुम लोगों में यहाँ पे ये कॉमन एलॉयज ही पूछे जाते हैं, और एलॉय क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, पर्पस क्या होता है वो मैंने बता दिया, ठीक। तो एलॉय होता है यहाँ पे खत्म। अब हम देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। अभी मैंने तुम लोग को समझाया था इंटरस्टिशियल एलॉयज, है ना। तो वैसे ही होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का अगर क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट है, तो उस क्रिस्टल लैटिस में उस पर्टिकुलर स्पेसेस में अगर कोई पर्टिकुलर एटम अगर आके ट्रैप्ड हो जाए, और वो भी कैसे एटम, स्मॉल साइज एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। स्मॉल साइज एटम अगर आके यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाए, एग्जाम्पल में लिख लेना हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाए तो जो भी कंपाउंड हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब क्या है, कि ये जो ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस के स्पेस में ये जो छोटे एटम्स आके ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना स्पेस को, इनका जो ऑक्यूपाई करने का या उसके साथ कंबाइन करने का ना कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, कोई फिक्स्ड रेशियो या प्रपोर्शन नहीं होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या आते हैं, दे आर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक बिकॉज रेशियो ऑफ दीज स्मॉल साइज एटम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इसीलिए तुम लोग इसे क्या बोलते हो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है जैसा उसका पहले
पेरेंट मेटल का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, जैसे डेंसिटी बदल जाएगी, हार्डनेस बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो रीजन इसका ये होता है, देखो यहाँ पे जो इन स्पेसेस पे जो भी एटम आके स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं ना, वो जो एटम्स होते हैं ना, वो कभी भी उन पर्टिकुलर इन बड़े बड़े एटम्स के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते, छोटे एटम्स ये बस उन जगहों पे आके उन जगह को इन लोगों ने बस भर दिया है। याद रखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में स्मॉल साइज एटम एंड और जो बड़े साइज एटम होते हैं उनके बीच में कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, वो बस उसकी स्पेस में वो स्मॉल साइज एटम आके रखे हुए हैं, स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो खुद सोचो, जब वो वहां पे बस उस जगह को भरने के लिए है, तो वहां पे वो क्यों केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी तब बदलती है ना, जब जैसे क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शंस हो जाए, तो हमें जो अब नया कंपाउंड मिलेगा वो क्या करेगा, वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे बड़े साइज एटम एंड छोटे साइज एटम के बीच में रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, इसी वजह से जो पहले पेरेंट एटम था, जब उनके स्पेसेस के बीच में एटम्स, छोटे एटम्स नहीं प्रेजेंट थे, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है ना, वही स्मॉल साइज एटम के आ जाने के बाद भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। खुद समझो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बदलेगी। पहले क्या था, तुम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड सॉलिड ज्यादा रिजिड होता है। तो सॉलिड ज्यादा रिजिड क्यों होता है, क्योंकि उनके एटम्स आपस में खूब बंधे हुए होते हैं ना। लिक्विड में वो जो आपस में एटम्स का स्पेस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, गैस में और बढ़ जाता है। तो रिजिडिटी किससे डिसाइड होती है, बाय द स्पेस बिटवीन द एटम्स ना, इसी से तो डिसाइड होती है। तो आप खुद समझो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में पहले स्पेसेस कुछ प्रेजेंट थे, कुछ खाली स्पेसेस थे, तो इस वजह से मे बी वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा बहुत उसमें हार्डनेस कम होगी। अब उन बचे हुए स्पेस को भी हमने किसी छोटे छोटे एटम से भर दिया, तो अब क्या हो गया, अब और एटम्स प्रेजेंट हो गए ना, तो जितने ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है, स्पेसेस उनके बीच में उतनी कम हो गई है। तो अगर स्पेस कम हो गई है तो रिजिडिटी या हार्डनेस क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हार्डनेस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो बस यही कहना है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्यों, क्योंकि वो बड़े साइज एटम एंड छोटे साइज एटम के बीच में कोई रिएक्शंस नहीं होता है। तो इसी वजह से जो पहले पेरेंट एटम की केमिकल प्रॉपर्टी थी वही बाद की भी प्रॉपर्टी होती है, बस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। क्योंकि वहां पे अब क्या हो गया है, वो एटम्स आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को, तो वो हार्डनेस, रिजिडिटी और डेंसिटी, इन सब चीजों को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी समझ आ गया होगा एलॉयज की तरह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।